वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं SCRA की, राइट, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट जो है हम उसकी बात करने वाले हैं। 1956 में ये एक्ट आपके पास आया था, राइट। चलो हम SCRA का डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले हम थोड़ी सी बात करें कि ओवरऑल ये है क्या आपका सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, किस चीज़ के बारे में है। तो सबसे पहली बात तो इस एक्ट के थ्रू हम इंडिया में जो भी स्टॉक एक्सचेंज हैं, चाहे वो नेशनल वाइड स्टॉक एक्सचेंज हो, BSE NSE, या हर स्टेट का रीजन वाइज स्टॉक एक्सचेंज हो, उनको हम कंट्रोल करते हैं, उनको हम रेगुलेट करते हैं, उनको हम रजिस्टर करते हैं, उनको हम रिकग्निशन प्रोवाइड करते हैं। ये सारा काम जो है स्टॉक एक्सचेंज का, राइट, वो सारा का सारा स्टॉक SCRA एक्ट के थ्रू होता है, राइट। याद रखना, सेबी के थ्रू हम लिस्टेड कंपनीज़ को कंट्रोल करते हैं, बट स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग क्या होगी, स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से ऑपरेट होगा, किस तरीके से रेगुलेट होगा, ये सारा का सारा काम जो हमको करना है वो SCRA एक्ट 1956 के हिसाब से होने वाला है। चलो हम एक्ट में पहले हम बेसिक डिस्कशन देखेंगे, फिर हम इसका डेफिनेशन पार्ट पढ़ने वाले, राइट। चलो शुरू करें हम। सबसे पहली बात तो an act to prevent, right, undesirable transaction in securities। इसका मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ, हमने बिल्कुल मना करा है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इनसाइडर ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, या फिर कोई पर्सन इस तरीके से काम नहीं करेगा जो स्टॉक एक्सचेंज में, से फॉर एग्जांपल आपने 2 सेकंड के लिए हॉल्ट कर दिया वो स्टॉक एक्सचेंज में, राइट, BSE NSE को 2 सेकंड में तो कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो लॉ ने बोला ऐसा कोई भी अनडिज़ायरेबल ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए जो लीगल नहीं है। बाय रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बराबर है। अनडिज़ायरेबल ट्रांजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू, हमने स्टॉक एक्सचेंज की बात की है, हम कंपनी के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं। आगे नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो ये है हमारे पास कि भाई ये एक्ट जो है SCRA एक्ट 1956 ये नॉन एप्लीकेबल है, किस किस पर ये एक्ट नहीं लगेगा। तो लॉ ने बोला कोई भी काम अगर गवर्नमेंट ने किया है, सेक्शन नंबर कौन सा है, सेक्शन नंबर 28 है। ये सेक्शन नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा कि भाई SCRA को डिफाइन करें, साथ में बताएं किस किस पर नहीं लगेगा। तो ये सारे पॉइंट और जिक्र आएगा सेक्शन नंबर 28 का। तो उन्होंने बोला है सबसे पहला गवर्नमेंट पर नहीं लगेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर यह एक्ट नहीं लगता है, लोकल अथॉरिटी पर भी एक्ट नहीं लगेगा, एनी कॉरपोरेशन सेटअप बाय स्पेशल लॉ, राइट, कोई कॉरपोरेशन है जिसको इसके द्वारा स्पेसिफिक लॉ बनाया गया पार्लियामेंट में, उस पर भी ये एक्ट नहीं लगता। 4 पॉइंट देखिए, पहला कौन सा है, गवर्नमेंट, सेकंड RBI, थर्ड लोकल अथॉरिटी, एंड फोर्थ पॉइंट है एनी कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय स्पेशल लॉ। तो लॉ ने बोला उस पर भी ये SCRA वाला एक्ट नहीं लगने वाला है। आगे पॉइंट बोल रहा है एनी पर्सन हु हैज़ अफेक्टेड एनी ट्रांजैक्शन विद और थ्रू द एजेंसी ऑफ एनी सच अथॉरिटी। एनी सच अथॉरिटी मतलब ये चारों के द्वारा, मतलब कोई पर्सन ने इन चारों के बिहाफ पर अगर कोई काम किया है, कौन कौन के बिहाफ पर, गवर्नमेंट, RBI, लोकल अथॉरिटी या एनी कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय स्पेशल लॉ। तो लॉ ने बोला वो पर्सन पर भी एक्ट नहीं लगेगा। एनी कन्वर्टेबल बॉन्ड, शेयर वारंट और एनी ऑप्शन और राइट इन रिलेशन देयर टू, उस पर भी एक्ट नहीं लगता है। मतलब कोई भी कंपनी ने कन्वर्टेबल बॉन्ड इश्यू करा है, शेयर वारंट दिया है, उस पर भी एक्ट नहीं लगेगा। एनी क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन एग्जम्पशन नोटिफिकेशन हैज़ बीन इशूड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, या कि क्लास ऑफ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया तो वो भी एग्जम्प्ट रहेगा, उस पर भी एक्ट नहीं लगने वाला है। तो हमारे पास ये 6 पॉइंट हैं जिन पर एक्ट नहीं लगता। पहला पॉइंट गवर्नमेंट, सेकंड पॉइंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड पॉइंट लोकल अथॉरिटी, फोर्थ पॉइंट कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश अंडर स्पेशल लॉ, फिफ्थ पॉइंट ये चारों के बिहाफ पर किसी ने काम करा, और सिक्स पॉइंट क्या है, कन्वर्टेबल बॉन्ड, शेयर वारंट, सॉरी 6 पॉइंट, और 7 पॉइंट क्या है, एनी क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो जनरल पॉइंट है कि भाई गवर्नमेंट अगर किसी को भविष्य में अगर वो लिस्ट को और बढ़ाना चाहे तो इस वाले पॉइंट की हेल्प से वो उस लिस्ट को
इंक्रीज कर सकता है। सेक्शन नंबर कौन सा है? 28 है, राइट। आगे एक्सटेंट पूरे के पूरे इंडिया पे लगता है, होल ऑफ इंडिया। इट शैल केम इन टू फोर्स ऑन 20 फरवरी 1957 में, राइट। ये एक्ट इफेक्टिव कब से होना चालू हुआ था? तो उन्होंने बोला 20 फरवरी 1957 से ये एक्ट इफेक्टिव होना चालू हुआ था। आगे द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनेक्टिंग द एक्ट आर एज फॉलोज। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ध्यान से, एग्जाम में कभी आ जाए बेसिक क्वेश्चन तो ये ऑब्जेक्टिव, एक्सटेंट और आपका सेक्शन नंबर 28 ये सब मिलाकर आपका 5 मार्क्स का आंसर बन जाएगा। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला पॉइंट, टू प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, राइट। SCRA की हेल्प से हमने रेगुलेशन प्रोवाइड किया है। एक बात, टू प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़, पहला हमने स्टॉक एक्सचेंज के लिए रेगुलेशन बनाया है। सेकंड पॉइंट, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है सिक्योरिटीज़ के लिए हमने उसके लिए भी रेगुलेशन बनाया है। टू प्रिवेंट अनडिज़ायरेबल स्पेकुलेशन इन सिक्योरिटीज़, थर्ड पॉइंट की बात करें, सब ये तो बोल रहा है अनडिज़ायरेबल स्पेकुलेशन, ऐसा कुछ नहीं है। सब मार्केट में एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो ढेर सारी कंपनीज में अनडिज़ायरेबल स्पेकुलेशन हो जाता है ऑन दी बेसिस ऑफ न्यूज़ विच आर नॉट येट कन्फर्म्ड, राइट। आपने अगर कभी देखा हो सब तो जी बिजनेस पे या फिर CNBC पे सब वो बोलते हैं सूत्र के हवाले से ये खबर आ रही है कि इकोनॉमी को एक इकोनॉमिक बूस्टर मिलने वाला है। ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मोमेंटम होता है और इनके बेस पर वो मार्केट अच्छा खासा ऊपर हमारा चला जाता है और सेबी कुछ नहीं कर पाता, राइट। ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल अलग चीज़ है। हाँ, ढेर सारी कंपनी में सब अपर सर्किट लगे जा रहा है विदाउट एनी लॉजिक, कोई लोअर सर्किट मार रहा है, बट बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, बट बहुत सारी चीज़ों में सारा खेल हो जाता है। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, सो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। आगे, टू रेगुलेट द बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी आउटसाइड द लिमिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सब स्टॉक एक्सचेंज की लिमिट के बाहर खरीद बेच हो रहा है। टू प्रोवाइड फॉर एंसिलरी मैटर्स, एग्जाम्पल प्रमोटिंग हेल्दी स्टॉक मार्केट, राइट। तो ये सारा पॉइंट जो है ये क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ एनेक्टिंग द एक्ट आर एज फॉलोज, राइट। चले, तो ये हमारा फर्स्ट चार्ट में हमने कॉन्सेप्ट देखा है। अगर एग्जाम में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन SCRA आ जाए तो आपके पास लिखने के लिए ये पैराग्राफ है, एक्सटेंट है एंड ऑब्जेक्टिव्स है। ये 4 चीज़ें हैं, इन चारों चीज़ को बनाकर लिख दे, ईजिली आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। चलो अब हम डेफिनेशन पार्ट स्टार्ट करें और सबसे पहली डेफिनेशन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है प्लस बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, जहाँ जहाँ वर्ड सिक्योरिटीज़ आएगा हम दौड़कर भागकर कहाँ जाते हैं, सेक्शन 2H ऑफ SCRA एक्ट 1956 पर। याद रखना साहब, जहाँ जहाँ सिक्योरिटीज़ शब्द आता है किसी भी लॉ में भारत में जो बने हैं, हम दौड़कर कहाँ पर जाते हैं साहब, SCRA में जाते हैं, अगर उस रिस्पेक्टिव एक्ट में वो वर्ड डिफाइन नहीं है। अब इन्होंने कोई सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन नहीं दी है, इन्होंने तो सिक्योरिटीज़ में वर्ड इंक्लूड डाला है, राइट। इसका मतलब इन्होंने बोला है साहब ये सारी चीज़ें सिक्योरिटीज़ में आएंगी, एज सच सिक्योरिटीज़ का शब्द डिफाइन नहीं है। या डेफिनेशन 2 तरह की होती है, एक होती है इंक्लूसिव, एक होती है एग्जॉस्टिव। इंक्लूसिव मतलब जो बोलता है इट इंक्लूड्स से स्टार्ट होती है, तो ये सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। और एग्जॉस्टिव मतलब जहाँ पर जो लिख दिया बस वही है, दैट इज़ कॉल्ड एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। चलिए, तो हम बात करें सब इंक्लूसिव डेफिनेशन में। पहला, शेयर्स को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज़। स्क्रिप्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर स्टॉक। डेरिवेटिव्स, यूनिट्स और एनी इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी CIS मतलब collective investment schemes. Government securities, other instrument as may be declared by the central government. Right or interest in securities, units of mutual fund, any certificate or instrument issued to an investor showing any debt or receivables, मतलब securitized debt instrument की बात कर दी हमने। तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटीज़ में आती हैं।
अगर हम मोटा मोटी देखें साहब तो हर वो चीज़, हर वो इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज़ में आएगा जो हमें राइट देता है कुछ पैसे कमाने का, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका सिक्योरिटीज़। अगर आप देखें तो मोटा मोटी सर हर चीज़ यहाँ पर कवर हो गई है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो ये हुआ हमारी सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन। आपको सिंपल याद करनी है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद होंगे। शेयर्स होगा, डिबेंचर्स होगा, डेरिवेटिव होगा, म्यूचुअल फंड होगा, CIS होगा, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट होगा। ये सारे पॉइंट आपको याद है, 1-2 पॉइंट और याद करने पड़ेंगे और आपकी सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन तैयार है, राइट। और याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर कौन सा है, 2H, डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़। चल नेक्स्ट डेफिनेशन पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। सेक्शन नंबर 2AC है जो बात करता है डेरिवेटिव्स की, राइट। हम यहाँ पर चलें उसके पहले हम बात करें साहब डेरिवेटिव होता क्या है। तो डेरिवेटिव मतलब से फॉर एग्जाम्पल, सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ, से फॉर एग्जाम्पल मिल्क है और कर्ड है, दही, और सुंदर राइटिंग में लिखने की कोशिश करें। चलें, फॉर एग्जाम्पल मिल्क है और कर्ड है, राइट। याद रखना ये मिल्क है और जो कर्ड है, कर्ड को हम बोलेंगे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। कर्ड को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, और इसको हम बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। अब आप बोलोगे सर ये क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं, मिल्क को तो हम दूध बोलते हैं साहब, कर्ड को हम दही बोलते हैं ना। याद रखना कर्ड बनता किससे है, मिल्क से बनता है। तो मिल्क हो गई एक अंडरलाइंग एसेट्स, कर्ड क्या हो गया इसका ड्राइव्ड प्रोडक्ट, जिसको हमने किसी चीज़ में उत्पत्ति हुई है, इट इज़ कॉल्ड ड्राइव्ड प्रोडक्ट, तो हमने बोला उसको कर्ड। अपने हम स्टॉक मार्केट की बात करें, से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी का शेयर है। आपने सुना होगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, अरे भाई फ्यूचर एंड ऑप्शंस मतलब वो कॉल और पुट की आपने जिक्र सुना होगा। और फ्यूचर्स होते हैं कि हम एक लॉट परचेज करते हैं, फिक्स लॉट है, बहुत ध्यान से। ये है आपकी अंडरलाइंग एसेट्स और ये है आपका डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि कॉल और पुट हम जो बात करें, से फॉर एग्जांपल साहब रिलायंस कंपनी है और रिलायंस कंपनी के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के ये सारी टर्म्स हैं, राइट। स्ट्राइक प्राइस के कॉल एंड पुट होंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये हुआ मतलब फ्यूचर की प्राइस में चेंज कब होगा, जब ये स्पॉट, हम इसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस या कैश स्टॉक। अरे भाई दही कितना अच्छा जमेगा डिपेंड करेगा कि जो मिल्क है वो कितना अच्छा है। अगर मिल्क अच्छा नहीं है तो दही अच्छा नहीं जमेगा, राइट। और मिल्क बहुत अच्छा है तो दही बहुत शानदार जमेगा। वैसा ही कंसेप्ट है कि रिलायंस कंपनी का फ्यूचर का प्राइस ऊपर या नीचे होगा, डिपेंड करेगा रिलायंस का कैश स्टॉक क्या चल रहा है, रिलायंस का स्पॉट क्या चल रहा है, राइट। रिलायंस कंपनी के कॉल एंड पुट, कॉल की बात करूं, कॉल हम कब लेते हैं, जब हमको लगता है कि रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा तो हम कॉल लेंगे उसका, और जब हमको लगेगा नीचे गिरेगा तो हम क्या लेने वाले हैं, उसका पुट। तो रिलायंस कंपनी का कॉल ऊपर कब जाएगा, जब उसका स्पॉट ऊपर जाएगा, और रिलायंस कंपनी का पुट ऊपर कब जाएगा, जब उसका स्पॉट नीचे जाएगा। तो ये सब डिपेंड करता है किस पर, अंडरलाइंग एसेट्स पर। तो रिलायंस का स्पॉट प्राइस जो स्टॉक है वो हुआ अंडरलाइंग एसेट्स, और जो उसका फ्यूचर हुआ या उसका ऑप्शंस हुए वो क्या हुए, उसके डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। बहुत ध्यान से चले, अब हम पढ़े क्या होता है। डेफिनेशन इंक्लूसिव है, बहुत ध्यान से। अ सिक्योरिटी derived from a debt instrument, share, loan, whether secured or unsecured। अगर ये शेयर लोन की बात है, अगर आपने कहीं पढ़ा हो सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, वो लोन के अमाउंट को हम कन्वर्ट कर देते हैं सिक्योरिटीज़ में, पब्लिक को इशू कर देंगे, फिर पब्लिक उससे पैसा देगा, अकॉर्डिंगली वो इस तरीके से फाइनेंशियल अरेंजमेंट है एक, वो भी क्या हुआ आपका डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। एनी कॉन्ट्रैक्ट
विच ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइस और प्राइस इंडेक्स प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज, इसको भी हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। कमोडिटी डेरिवेटिव्स, राइट, ये भी अलाउड है। सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी डेरिवेटिव, इन सबको हमने डेरिवेटिव की क्राइटेरिया में है। और सेक्शन नंबर कौन सा है, ये AC। आगे एक और डेफिनेशन है जो है स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 2I है। नाम से लग रहा है स्पॉट मतलब अभी के अभी, तो इन्होंने बोला स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड फॉर 1 पॉइंट 2 पॉइंट। पहला, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज़, आपने एक्चुअली में सिक्योरिटीज़ डिलीवर की है, एंड द पेमेंट ऑफ अ प्राइस देयर ऑफ फॉर ईदर ऑन द सेम डे एज द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ऑन द नेक्स्ट डे। मतलब सामने वाले ने आपको सिक्योरिटीज़ दी है तो आप पेमेंट कब करोगे, सेम डे या नेक्स्ट डे, मैक्सिमम इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। द एक्चुअल पीरियड टेकन फॉर द डिस्पैच ऑफ सिक्योरिटीज़ और रेमिटेंस ऑफ मनी, डिस्पैच ऑफ सिक्योरिटीज़ या पैसा आने में या सिक्योरिटीज़ जाने में जो एक्चुअल पीरियड लगा है उस टाइम पीरियड को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। शैल बी एक्सक्लूडेड इफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट रिसाइड इन द सेम टाउन एंड लोकेलिटी, तो उसको हम क्या बोलेंगे साहब, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है, मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड फॉर, आपने सामने वाले को सिक्योरिटी दी और सामने वाला आपको पैसे देगा, चाहे आज के अभी दे चाहे कल दे, इसको हमने क्या बोला, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। एक बात, सिक्योरिटीज़ डिलीवर करने में या पैसा आने में, क्योंकि दोनों पार्टी एक ही जगह नहीं रहती हैं, तो वो जो वक्त लगा उसको हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय द डिपॉजिटरी from the account of beneficial owner to the account of another beneficial owner when such securities are dealt with a depository। एक शेयर होल्डर के डीमेट अकाउंट से हमने कोई शेयर दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं ऑर्डर पे, कंपनी के ऑर्डर पे या शेयर होल्डर के ऑर्डर पे, तो लॉ ने बोला इसको भी हमने स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट माना है। चले एक और डेफिनेशन, स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2HA में है, राइट, बहुत ध्यान से। स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कमोडिटी डेरिवेटिव विच प्रोवाइड फॉर एक्चुअल डिलीवरी ऑफ स्पेसिफिक क्वालिटीज और टाइप ऑफ गुड्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड टू अ फिक्स्ड प्राइस देयर बाय और टू अ फिक्स इन द मैनर एग्रीड इन विच द नेम ऑफ बोथ द बायर एंड सेलर आर मेंशन, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। और ये लगता है कमोडिटी डेरिवेटिव पे। से फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई जो भी आपने जो अभी वीट का आपने जो अभी बोया था और जो अभी वीट आपने किसान ने वीट ITC कंपनी ने से फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट करा किसान से कि भैया तूने जो अभी अपने जो खेत में तूने जो वीट को उगाया है, अब ये हम तू काटेगा कब इसको, से फॉर एग्जांपल अप्रैल में कट जाता है, तो जनवरी में वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा अप्रैल के लिए कि भाई इस प्राइस पर आप हमें, जनवरी में प्राइस डिसाइड हो जाएगी, डिलीवरी कब होगी इसकी, अप्रैल में। इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। एक और डेफिनेशन है सेक्शन 2K में, ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ नॉट अ नॉन ट्रांसफरेबल, राइट, जो नॉन ट्रांसफरेबल डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एंड विच इज सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रिलेटिंग टू इस ट्रांसफरेबिलिटी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने बताया है उस तरीके से वो सिक्योरिटी ट्रांसफ़र होगी, उसको हमने क्या बोला, ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। और ये चीज़ भी कमोडिटी पे ही लगेगी, क्योंकि स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट किस पे लगता है, कमोडिटी डेरिवेटिव पे। Non-transferable specific delivery contract section 2CA means a specific delivery contract the rights and liabilities under which or under any delivery order, railway receipt, bill of lading, warehouse receipt, any other document of title relating to the are not transferable। सब ये चीज़ें ट्रांसफरेबल नहीं होती हैं, राइट। आपको पहले डिलीवरी लो फिर आप इसको ट्रांसफ़र करो, वो अलाउड है, राइट। चले कौन कौन सी डेफिनेशन पार्ट अभी तक हमने देखा है, हमने देखी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेक्शन 2H में सिक्योरिटीज़ की।
2AC में डेरिवेटिव की, 2I में स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट की। अच्छा, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट को हम I याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं इंस्टेंट। अरे भाई, स्पॉट डिलीवरी में अभी के अभी होगा तो I स्टैंड्स फॉर इंस्टेंट। स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट HA, राइट, सेक्शन नंबर 2HA कमोडिटी डेरिवेटिव पे है। ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक 2K में है और 2CA में नॉन ट्रांसफरेबल। आगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मीन्स अ सिक्योरिटी क्रिएटेड और इशूड किसके द्वारा? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रेजिंग अ पब्लिक लोन। गवर्नमेंट पब्लिक लोन रेज करने के लिए जो सिक्योरिटीज़ इशू करती है उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और वो कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2B में। वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर लो रिस्क सिक्योरिटी, इट एक्नॉलेजेस द गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन। लो रिस्क सिक्योरिटीज़ है और ये एक्नॉलेज करता है सब गवर्नमेंट डेट का। फॉर एग्जांपल सेविंग बॉन्ड्स, नेशनल NSC, ऑयल फील्ड, फर्टिलाइजर बॉन्ड वगैरह, ये सब गवर्नमेंट इशू करती थी पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए। आगे, कमोडिटी डेरिवेटिव सेक्शन नंबर कौन सा है? 2BC है। मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिलीवरी ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट विच इज़ नॉट रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ध्यान से, उसको हम क्या बोलेंगे सब? कमोडिटी डेरिवेटिव। और फॉर डिफरेंसेस विच ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइस और इंडाइसेस ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड services rights interest as notified by central government in consultation with the board। इसको हमने क्या बोला है? कमोडिटी डेरिवेटिव। रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर कौन सा है? 2EA है। मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स या फिर पेमेंट ऑफ अ प्राइस, राइट। आप गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ अ प्राइस कर रहे हैं, इधर इमीडिएटली हाथों हाथ दे रहे हैं या फिर विद इन सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 11 डेज, मतलब मैक्सिमम 11 दिन से पीछे, इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। उसको हम क्या बोलेंगे? रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो यहाँ पर डेफिनेशन में था। आगे चलें। आफ्टर द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सीधी बात है, आपने गुड्स दिया, पैसा लिया और हाथों हाथ लिया पैसा, या मैक्सिमम 11 दिन से ज़्यादा का डिले नहीं होगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो करा गया है कॉन्ट्रैक्ट की डेट से, उसको हमने क्या बोला? रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कैश या स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी सच कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म ईदर होलली और इन पार्ट by realization of any sum of money being the difference between the contract rate and the settlement rate, clearing rate, the rate of offsetting contract, or by any other means whatsoever as a result of actual tendering of goods covered by the contract or payment of full price is dispensed with, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते हैं। ध्यान से, फॉर एग्जांपल आपने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जनवरी में कि भाई हम आपसे वीट परचेज़ करेंगे, और अप्रैल में लेकर आपने कोई परचेज़ नहीं करा, जो आपका भाव था जनवरी में, फॉर एग्जांपल आपने बोला हम 2000 रुपये क्विंटल के हिसाब से भाव आपसे परचेज़ करेंगे, तब भाव हो गया साहब 2200 रुपये, तो आपने बोला 2 रुपये तो हम 200 रुपये हमको तू प्रॉफिट दे दे, तो लॉ ने बोला इसको हमने रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में क्लासीफाई नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रही है, यहाँ पर तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, राइट। लॉ ने बोला ऐसा काम नहीं, इस ऐसे काम को हम रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में क्लासीफाई नहीं करेंगे, राइट। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हुई? आपकी डेफिनेशन पार्ट जो हमने यहाँ पर बात की है, राइट।